अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर्स एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेसिकली हमारे पास कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम है। अब कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में समझाया था, बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया था उसको कि कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर आप लोग पहले देखें जाके, ताकि आपके पास कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम का कॉन्सेप्ट हो। बेसिकली अब मैं करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रूव दैट ए रेशो बी इज़ इक्वल्स टू से सी रेशो डी इफ़ कंडीशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेसिकली ये सवाल है, हम इस पर वर्कआउट करेंगे, यानी ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस पूरी पे हम वर्कआउट करेंगे और इससे हम ये बात प्रूव करेंगे कि ये जो ऊपर हमें कंडीशन दी हुई है, यानी ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम अपने ओरिजिनल सवाल पे इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे। यानी ये देखें यहाँ पे क्या है, रेशो का साइन है ना, बेसिकली ये एक रेशो का साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस रेशो के साइन को हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रेशो का मतलब आपको पता है, हम उस फॉर्म को, उस चीज़ को डिवाइड में लिखते हैं। और क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है ए सी माइनस बी डी, और इसी तरह यहाँ पे डिवाइडेड बाई ए सी प्लस बी डी। अब अच्छा, यहाँ पे होगा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पूरी टर्म को आपने जो यहाँ पे है, इसको आपने पूरा ए मानना है, नीचे वाली को पूरा बी मानना है, यहाँ पे पूरा सी मान देंगे इस पूरी टर्म को, इससे मैंने ब्रैकेट में क्लोज करा है, और इस वाली पूरी टर्म को डी मानेंगे, ठीक है जी। ये ए बी सी डी, ये इसकी निशानदेही के लिए लिखे गए हैं कि ये वाली टर्म आपके पास ए बी है और बाद वाली जो टर्म है आपके पास वो सी डी है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमने क्या करा था, हमने जब अपना थ्योरम पढ़ाया था, तो हमने थ्योरम के अंदर, अब मैं आपको फिर अगेन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि बेसिकली वो थ्योरम क्या है। बेसिकली वो थ्योरम कुछ ये था कि हमारे पास होता क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है सी प्लस डी, सी माइनस डी के। बेसिकली ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए लिखा है जो लास्ट वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, तो उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ए बाई बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, सी माइनस डी कैसे बना। अदरवाइज़ जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करें, वो जाके उस वीडियो लेक्चर को देखें जो मैंने लास्टली अपलोड किया है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मैं इसलिए साइन बनाऊँगा कि ये इस बात का वो रहे, चलो इसको रहने देते हैं। अच्छा जी, बेसिकली हमने क्या करना है, हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म के अंदर लिखना है। हमने क्या माना हुआ है, हमारे पहले पास पूरी टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, अपना ए पूरा लिख देते हैं। ए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन एज इट इज़, यहाँ पे बी की टर्म है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे, ए माइनस बी, तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए पूरा एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या है, माइनस बी, तो देखिए जब यहाँ पे माइनस आएगा तो ये जो माइनस है ये अंदर के दोनों साइन को इंटरप्ट कर देगा, यानी उसका ऑपोजिटली आएगा। तो ए के साथ पहले क्या प्लस का साइन है, तो ये खुद माइनस का आ गया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और इस बी के साथ भी माइनस का साइन आ गया। सिमिलरली काम जो है हम इस वाली टर्म यानी सी और डी के लिए करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, थ्योरम में सी प्लस डी, तो हमने क्या करना है, सी प्लस डी कराना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी माइनस का बी डी, तो एज इट इज़ रहेंगे। अब क्या है, प्लस का डी, तो यहाँ पे ए सी प्लस का बी डी, ठीक है। अगेन डिवाइड में जाएंगे अब डिवाइड में क्या है, सी माइनस डी, तो सी माइनस डी के जन क्या करेंगे, ए सी माइनस का बी डी। अब यहाँ पे माइनस, तो माइनस क्या करेगा, ए सी की साइन को और माइनस बी डी कर देगा, यानी माइनस की वजह से अंदर वाली जो पूरी टर्म्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हम बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखें क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट कैंसिलेशन करनी है। तो वो कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या होगा, देखिए कैंसिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम देखेंगे जी जो सिमिलर टर्म्स हैं हम उनको कैंसिल आउट करने लगे हैं। अब उनको कैंसिल आउट कैसे लगेंगे, यहाँ पे देखें ऊपर क्या है, एक है माइनस का बी स्क्वायर, एक है प्लस का बी स्क्वायर, तो इस वाली से ये वाली टर्म कैंसिल। देखिए डिवीजन में अभी सॉल्व क्यों निकाले, क्योंकि ऊपर प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन अब ये नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें, यहाँ क्या ए स्क्वायर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे एक बी माइनस डी है एक बी प्लस डी है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। इसी तरह यहाँ क्या है, एक प्लस का ए सी है एक माइनस का ए सी है, कैंसिल। अब जो टर्म्स बची हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या टर्म्स बच गई, यहाँ से हम आए तो यहाँ पर हमारे पास 2a स्क्वायर बच गया, ठीक है जी। यहाँ क्या बच गया हमारे पास, 2a स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पे क्या हमारे पास बच गया, यहाँ पे हमारे पास बचा है 2a स्क्वायर, ठीक है जी।
तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हमारे पास 2a² बच गया। नीचे क्या बचा हमारे पास, देखिए माइनस का b² यानी माइनस का 2b² बच गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, प्लस का 2ac, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास माइनस का 2bd। अब हमें इसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे, रिमेंबर दैट मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले तो आप ये देखें इस 2 से ये वाला 2, इस 2 से ये वाला 2 आप खुद कैंसिल कर दें, इसकी तो कोई मसला ही नहीं है। रिमेंबर दैट मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कोई दो चीज़ें इज इक्वल्स टू आगे के इज इक्वल्स टू के इस तरफ कुछ और इज इक्वल्स टू के इस तरफ कुछ सेम चीज़ें कैंसिल आउट होने की फॉर्म में हो तो आप उसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। यानी रिमेंबर के इस स्क्वायर से एक ए कैंसिल किया जा सकता है। रिमेंबर यहाँ पे अभी भी ए बाकी है। इसी तरह यहाँ के स्क्वायर से ये वाला बी कैंसिल किया जा सकता है। अब जो रिमेनिंग टर्म है और इस माइनस से ये वाला माइनस भी कैंसिल किया जा सकता है। अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचा, ए बच गया, यहाँ पे आए तो बी बच गया, यहाँ पे आए तो सी बच गया, यहाँ पे आए तो डी बच गया। और यही आपसे सवाल में पूछा था। अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको इस तरह भी करके लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास A/B इज इक्वल टू C/D, हैंस प्रूव्ड, जो आपसे सवाल में मांगा था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो क्वेश्चन है A+B + C+D, और यहाँ पे डिवीज़न में, अच्छा ये पूरा आपके पास एक फॉर्म मौजूद है, यानी आपके पास सवाल एक इस तरह दिया हुआ है। अब आपने इसको सॉल्व आउट करना है। अब इसको सॉल्व आउट करने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट नेसेसरी स्टेप्स हैं, इन नेसेसरी स्टेप्स के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास एक अल्टरनेंडो थ्योरम होता है। वो थ्योरम क्या होता है उसमें भी मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, तो आप वो वाली वीडियो वॉच करें कम्प्लीटली। उसके अंदर अल्टरनेंडो और डिवाइडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो थ्योरम की कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। अच्छा जी, अब इसको भी इसी सिमिलरली सॉल्व करने लगे हैं। इसको पहले किस तरह करेंगे, हम ऊपर वाली न्यूमरेटर को, यानी ये वाली जो टर्म है हम इसको ए मानेंगे, ये वाली पूरी टर्म को हम बी मानेंगे, इस वाली पूरी टर्म को सी और इस वाली पूरी टर्म को डी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया है। अब क्या करना है, जब इसको आपने पूरा ए बी मान लिया तो आपके पास आपको कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम याद है। उस थ्योरम के तहत हम इसको आगे लिखते हैं कि आगे ये क्या हो जाएगा, ठीक है जी। तो उस थ्योरम के तहत ये क्या हो जाएगा, A+B + C+D तो एज इट इज़ रहना है। अब क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था A+B, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। अब नीचे वाली पूरी टर्म यानी A+B - C - D ऐसे उठा के लिख दी, ठीक है जी। अब इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, नीचे आता है A - B, तो सबसे पहले A की पूरी टर्म यानी A+B + C+D, और यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे क्योंकि ऊपर प्लस ले लिया तो यहाँ पे आपके पास A- का B आएगा। तो अब माइनस के बी में क्या है, माइनस के बी में ये जो अंदर सारी टर्म्स हैं इन सब के साइन आपने क्या करना है, ऑपोजिट करके लिखना है। तो देखें सबसे पहले माइनस का ए, माइनस का बी, प्लस का सी और प्लस का डी, ठीक है जी। ये तो आपने क्या करा, ये आपने एक साइड इसकी सॉल्व कर ली। अब क्या करते हैं, A - B + C - D, अब इस वाली साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। इस वाली साइड को सॉल्व करने के लिए भी सिमिलर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, C+D करना पड़ेगा। तो पहले C आपके पास A - का B प्लस का C माइनस का D, ये आपके पास पूरी C की टर्म आ गई। अब क्या करना है, प्लस कराना है अपने D की टर्म को, यानी A - का B, ठीक है जी, माइनस का C और प्लस का D। यह आपने क्या करा, पूरी C + D लिख दी। अब आपने क्या करना है, C माइनस का D कराना है। तो सबसे पहले आप C लिखेंगे, यानी A - का B प्लस का C माइनस का D। अब आपने क्या करना है, पूरी नीचे वाली टर्म को इन्वर्ट यानी उसके साइन उल्टे करके लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब माइनस आएगा तो पहले ए के साथ तो माइनस ही लगेगा, लेकिन क्योंकि बी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, इसी तरह सी यहाँ प्लस और यहाँ पे डी प्लस हो जाएगा। अब आपने सिमिलरली क्या करना है, अब आपने वही कॉन्सेप्ट पुराना वाला कि ऊपर न्यूमरेटर में चीज़ें देखनी कि कौन सी चीज़ किससे कैंसिल आउट हो रही है। इसी तरह पूरे डिनोमिनेटर में देखेंगे कि अल्टरनेट साइन कौन से हैं, सिमिलर साइन कौन से हैं। सिमिलर साइन को प्लस माइनस करा देंगे और अल्टरनेट साइंस हैं तो उसको हम माइनस करा देंगे। अच्छा जी, उसके लिए क्या करना है, अब आप देखें ऊपर क्या है, ए प्लस में पहली टर्म क्या है हमारे पास, ए प्लस में। अब हम ऊपर पूरा देखेंगे कहीं ए प्लस में आ रहा है, देखें ऊपर न्यूमरेटर में कहीं भी ए प्लस का नहीं आ रहा, तो आपके पास ये हो गया बेनिफिट। अब आपने क्या करना है, इसको आपने एज इट इज़ छोड़ देना, यानी ए तो हम नहीं हिला सकते। अब यहाँ पे बी का देखते हैं, देखें यहाँ पे बी है पॉजिटिव, दूसरा बी पॉजिटिव कहीं नहीं मिल रहा। अब दो जो नेगेटिव यहाँ नज़र आ रहे हैं वो माइनस का सी और माइनस का डी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, माइनस के सी और माइनस के डी को, यहाँ से माइनस के सी माइनस के डी को कैंसिल कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या है, माइनस का ए और माइनस का बी नज़र आ रहा है, तो यहाँ से माइनस ए प्लस और ए माइनस
इसी तरह आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह आपने क्या करना है, इधर वाली साइड पे करना है। इधर वाली साइड पे भी आपने सेम प्रॉपर्टीज़। अब आप देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस भी नज़र आ रहा है। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ए पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, ए नेगेटिव ढूंढते हैं। ए नेगेटिव कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। एक है बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव ढूंढते हैं। यहाँ पे कोई भी बी पॉजिटिव भी नज़र नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं, सी नेगेटिव ढूंढते हैं। देखिए सी पॉजिटिव और ये सी नेगेटिव कैंसिल। इसी तरह क्या है, डी पॉजिटिव चाहिए तो ये डी नेगेटिव और डी पॉजिटिव कैंसिल। अब क्या देखें, बी माइनस है, 2 ए हैं और ये सिमिलर टर्म है तो उसको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, देखें ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव कैंसिल। अब क्या है, सी यहाँ पे सी भी कैंसिल होगा। क्या आपके पास क्या कैंसिल होना चाहिए, डी भी कैंसिल आउट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सी माइनस का डी है। जी हाँ जी, सी माइनस का डी भी कैंसिल होगा, क्योंकि नीचे वाली टर्म में सी प्लस का डी था तो यहाँ पर आगे ये माइनस का होना चाहिए, क्योंकि हाँ जी ये आपके पास एक सेकेंड, ए माइनस का बी प्लस का सी माइनस का डी एज इट इज़, माइनस का ए प्लस का बी प्लस का सी, और यहाँ पे ये माइनस का डी होगा क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लस था, ठीक है जी। तो ये गलती है, इस चीज़ का आप बड़ा ख्याल रखना है कि इस तरह ना हो। देखें ये गलती मैंने इस तरह पहचानी क्योंकि आगे जब मैं सवाल सॉल्व करूँगा तो उसमें मुझे इस डी की ज़रूरत पड़ रही थी। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी रिमेनिंग टर्म्स है वो उनको लिख देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, देखें आप अगर गौर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ए प्लस बी 2 बार लिखा हुआ है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2a, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 ए हैं, ठीक है। एक ये वाला, एक ये वाला, आपने लिख दिया 2a। इसी तरह यहाँ पे 2 बी है तो 2b, ठीक है जी। नीचे जाएंगे तो नीचे का लिखेंगे 2c प्लस का 2d, ठीक है जी। ये आप समझ गए बात। अब इस वाली टर्म के लिए करते हैं, इस वाली टर्म के लिए भी सेम काम करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2a पॉजिटिव है। अब देखिए माइनस का बी और माइनस का बी, तो हम यहाँ पे माइनस का 2 भी लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2c और यहाँ पे माइनस का 2 भी लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये आपने क्या करा, ये आपने टर्म बना ली। अब आप अगर गौर करें अपने सवाल पे, तो सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट करी कि जी यहाँ पर अभी तक हम उस फॉर्म पे पहुँचे नहीं। ये देखें यहाँ पे ए, हमने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को प्रूफ करना है, ये चीज़। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ तो सी प्लस डी है ही नहीं। लेकिन सर अब सी प्लस डी कहाँ से लाएँ, सर सी प्लस डी तो नीचे है यहाँ पे। सर अब इसका क्या करें, और अगर गौर करें तो सर यहाँ पे सी माइनस का डी है। सर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जी इसके लिए क्या है, हमारे पास अल्टरनेंडो थ्योरम है। अब अल्टरनेंडो थ्योरम मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अल्टरनेंडो थ्योरम में क्या होता है, रिप्लेसमेंट की जाती है। रिप्लेसमेंट क्या होगी, वो रिप्लेसमेंट ये होगी कि यहाँ पे जो आपका राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है जी। होगा ये कि ये वाली पूरी टर्म उठ के यहाँ और ये वाली पूरी टर्म उठ के यहाँ आ जाएगी। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इस स्टेप को यहीं पे लिखता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। अच्छा जी, इसको और एलोबरेट करने के लिए मैं इसको ए बी की फॉर्म में आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है जी। होगा ये कि यहाँ पे क्या है, अच्छा जी ये है आपके पास ए, ये है आपके पास बी फॉर एग्जांपल, जो कि बराबर है सी बाई डी के। तो अल्टरनेंडो थ्योरम क्या होता है, अल्टरनेंडो थ्योरम में होता ये है कि आप इसको लिखेंगे सी की जगह बी लिख देंगे और सी की जगह, इसी तरह बी के सी की जगह चला जाएगा। तो ये जो है, ये वाली जो प्रॉपर्टी ये आपका अल्टरनेंडो थ्योरम है, ठीक है जी। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और इसको एक कंप्लीट वीडियो जो है ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया अपने लास्ट लेक्चर में, तो आप लोग वो वाला लेक्चर आप स्टडी करें तो आपको और जो है कंप्लीट समझ आ जाएगा कि अल्टरनेंडो थ्योरम क्या है। अच्छा जी, अब हम क्या करने लगे, अब हम इसको रिप्लेस करने लगे। तो इसकी रिप्लेसमेंट का अमल भी यहीं पर करते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको पहले रिप्लेस करते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, 2a प्लस का 2b, तो एज इट इज़ क्योंकि ये पूरी टर्म a है। अब ये क्या करेंगे, ये वाली टर्म उठा के यहाँ लिख देंगे, 2a माइनस का 2b लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 2c प्लस का 2d, यहाँ पे 2c माइनस का 2d लिख देंगे, सही है जी। अब ये करने के बाद अब क्या करना है सर, अगर हम सवाल पे गौर करें तो सर यहाँ पे हमें c प्लस डी चाहिए, यहाँ पे हमें c माइनस डी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें a माइनस का b चाहिए, और यहाँ पे भी। अगर गौर करें तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ी देर अगर हम सोचें तो हम इस सवाल पे हम और क्या कर सकते हैं, इस पर हम दोबारा कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे। अब इस पर दोबारा कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम कैसे लगेगा, सही। अब अगेन वही चीज़, इस पूरी टर्म को a सपोज करेंगे, इस पूरी को b, इस पूरी को c और इस पूरी को हम d सपोज करेंगे, ठीक है जी। ये सपोज करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम अल्टरनेंडो थ्योरम लगाएंगे। बेसिकली वही अल्टरनेंडो थ्योरम हम पॉजिटिव वाला लगाएंगे जो मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन करा है। तो इस पर अल्टरनेंडो थ्योरम लगाते हैं तो होगा क्या, a प्लस बी। सबसे पहले आपने क्या करा, a की पूरी वैल्यू लिख दी। अब प्लस का भी यानी ये है आपके पास प्लस का भी,
तो आपने लिखा 2a माइनस का 2b, डिवाइड में क्या आएगा a माइनस का b आता है। ठीक है जी, क्या आता है डिवाइड में a माइनस का b, तो होता है 2a प्लस का 2b। अब क्या है माइनस है, तो यहाँ पे तो पहले माइनस का साइन एज इट इज और पहली टर्म आपने लिख दी, दूसरी टर्म का आपने क्या करना है साइन उल्टा कर देना जब भी माइनस पहले आए, आसान अल्फाज में। अब क्या करना है हम अपने यहाँ अल्टरनेट, तो सबसे पहले क्या होगा c प्लस डी, तो आपने क्या लिख दिया 2c प्लस का 2d, सही है, ये आपने c लिख दिया। अब d की टर्म क्या है यहाँ पे 2c माइनस का 2d, अगेन डिवाइड में जाएंगे तो यहाँ पे 2c प्लस 2d तो एज आएगा। अब क्या है माइनस का d आएगा, तो माइनस का d बोले तो इस तरह, पहला साइन इन्वर्ट, सही है, और दूसरा साइन भी इन्वर्ट, यानी यहाँ पे प्लस था तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेंगे, अब वही सिमिलर प्रोसेस जो हम पहले स्टेप में करते हैं, हम देखेंगे कि भाई न्यूमरेटर में कौन सी चीज़ किससे कैंसिल हो रही है, डिनोमिनेटर में कौन सी चीज़ किससे कैंसिल हो रही है, और यहाँ पे भी और यहाँ पर भी ये चीज़ देखेंगे। तो गौर करें तो जी नज़र आता है कि यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 2a है, इसी तरह यहाँ पे 2d होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे c चाहिए हमें, और यहाँ पे c कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब जो चीज़ हमारे पास बच गई है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास अब क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 4a। ठीक है जी, ये आपके पास बच गया है 4a, 2 + 2 4 और a एज इट इज आपने ऐड करा देना। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4b बचेगा, इसी तरह यहाँ पे आपके पास 4c, यहाँ पे आपके पास 4d बचेगा। रिमेंबर दैट कि आपको ये बात पता है कि डिवीजन को आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो देखें a + b = c + d, ये आपसे सवाल में मांगा है, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि a/b = c/d। प्रूफ, आपने सवाल हल कर दिया और यही आपका आंसर है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने देखें 2 कॉन्सेप्ट पढ़े कि इसके अंदर अल्टरनेटो थ्योरम भी लग सकता है और डिवाइडेंडो थ्योरम भी लग सकता है। तो इन दोनों थ्योरम्स का जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपकी नज़र में होना चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक कम्प्लीटली वीडियो पहले भी अपलोड कर रखी है, तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन थैंक यू एंड अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेसर्स एकेडमी। आज हम लोग एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व कराया था, उसके हमने अंदर डिफरेंट थ्योरम्स पढ़े कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम क्या होता है। आज हमारे पास सवाल में कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। देखिए प्रीवियसली हमें कंडीशंस दी जाती थी। कंडीशंस क्या थी, एक्स वाई जी हो गए, ए बी सी हो गए, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है, यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो बेसिकली यही होगा कि किस तरह हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 18.4 का क्वेश्चन नंबर 3 ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है इन टर्म्स ऑफ पेपर, क्योंकि इस तरह के सवाल आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है। इक्वेशन की फॉर्म में है x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x - 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x + 3 का होल स्क्वायर प्लस x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। अच्छे से 4/5 लिखेंगे। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपके पास सॉल्यूशन शॉर्ट हो रहा हो तो आप उसको उस तरह लिख सकते हैं। खैर बहरहाल जी, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, जब मैंने अपना पहला लेक्चर कराया था तो पहले लेक्चर में हो कुछ इस तरह रहा था कि वहाँ a + b a - b दोनों सूरत में मौजूद थे। तो हम क्या करते थे, वहाँ पे जस्ट हम क्या करते थे, प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखते थे और ये काम करा देते थे। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हम इसको इस तरह कर नहीं सकते। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इस बात को प्रूव करना है कि ये जो पूरी चीज़ है ये इसके बराबर है। ठीक है जी, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने क्या करना पड़ेंगे, इसके सॉल्यूशन सेट निकालने पड़ेंगे। सॉल्यूशन सेट निकालने के बाद हम उस जो सॉल्यूशन सेट के आंसर आएंगे, यानी यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर हम गौर करें तो यहाँ पे सारे कांस्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यूज़ नहीं है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू फॉर एग्जांपल कुछ भी पुट की जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 या 4 पुट किया जाए, तो जब इसको सॉल्व करें यानी स्क्वायर लेके कैंसिल करें तो वो 4/5 के बराबर आना चाहिए। तो ये तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम x की 2 वैल्यूज़ निकालेंगे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में, जिसे हम जब 2 वैल्यूज़ निकालेंगे तो हम उसे सॉल्यूशन सेट करेंगे और उन दोनों वैल्यूज़ को रखकर हम ये बात वेरीफाई करेंगे कि आया ये इक्वेशन इसके बराबर है या नहीं। ठीक है जी, वो कोर्स के आपका पार्ट ज़रूरी कि आप इन सवालों के सॉल्यूशन सेट निकालें। तो बेसिकली ये थोड़े से क्वेश्चन जो हैं लेंथी हैं,
तो इनको टाइम देना पड़ेगा, आपको इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगेन हम पूरी ऊपर वाली वैल्यू को a सपोज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को पूरा b सपोज करेंगे। अब सर मसला ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि हम पूरी ऊपर वाली वैल्यू को a सपोज कर लें, लेकिन सर यहाँ पे तो बीच में माइनस का साइन नज़र आ रहा है। देखिए उसकी एक बुनियादी वजह है कि अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखें तो c के साथ कोई प्लस का साइन नहीं लगा हुआ। यहाँ पे अगर 4 के साथ कोई चीज़ प्लस में लगी हुई होती ना, तो मैं बोलता कि जी वो थ्योरम की फॉर्म में आप उसको एक्सटेंड करें। ठीक है जी, क्या कहता है, थ्योरम की फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आप उसको एक्सटेंड करें। लेकिन अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास तो कोई चीज़ और लगी हुई नहीं है, 4/5 सेम एक कांस्टेंट नंबर्स हैं जिनके साथ कोई प्लस माइनस नहीं। इसका मतलब ये c/d की फॉर्म में है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे देखना है कि अब इस पूरी वैल्यू को आपने a सपोज करा और नीचे वाली पूरी वैल्यू को आपने b सपोज करा। तो हम क्या करेंगे, इस पर थ्योरम लगाएंगे। अब थ्योरम क्या है, वो है a + b डिवाइडेड बाई a - b इक्वल्स टू c + d डिवाइडेड बाई c - d। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जी हम क्या करते हैं, पहले पूरा a एज इट इज लिखेंगे, x + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस a का, ठीक है जी, x - 5 का होल स्क्वायर। रिमेंबर दैट थ्योरम था a + b, तो प्लस का साइन आपने लगा लिया। अब क्या है, पूरी नीचे वाली टर्म आपने लिखनी है, क्योंकि ये पूरी वाली टर्म क्या है, b है आपके पास, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस x - 5 का होल स्क्वायर, a + b, ठीक है, पूरी a और ये आपका पूरा b आ गया। अब क्या करें, फिलहाल इसको एज इट इज छोड़ें, यहाँ पे जो है डिवाइड की फॉर्म में भी आपने इसको लिखना है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे होता है a - का b, तो आप सबसे पहले अपना a लिखेंगे। a क्या है आपके पास, x + 3 का होल स्क्वायर, अगेन माइनस का साइन एज इट इज, x - 5 का होल स्क्वायर। रिमेंबर दैट यहाँ पे माइनस आएगा, तो जी बार बार आपको पता है कि जब भी माइनस आएगा तो वो जो बाहर साइन है आपकी जो टर्म से पहले, यानी जो आपके टर्म से पहले जो साइन है उसको चेंज करेगा। ठीक है जी, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए माइनस का b है, तो x + 3 का होल स्क्वायर है। रिमेंबर दैट अंदर का साइन आपने चेंज नहीं करना, आपने सिर्फ ये बाहर का साइन चेंज करना है, क्योंकि वो x + 3 का होल स्क्वायर वो एक फॉर्मूला खुलेगा पूरा a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, हो भी सकता है ना खुले, हो भी सकता है कैंसिलेशन प्रोसेस में आ जाए, लेकिन रिमेंबर अब क्या ये है बाहर का साइन, तो आप इस बाहर के साइन को चेंज कर देंगे, इसे आप कर देंगे x - 5 का होल स्क्वायर। होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अपने 4 और 5 को सॉल्व करना है। तो 4 और 5 को रिमेंबर आसान काम है, यहाँ पे आते हैं c + d, तो c + d का मतलब 4 + 5 और 4 - 5। ठीक है जी, तो ये आपने क्या कर रहा है, आपने इसको कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम की फॉर्म में लिख दिया। चाहे तो आप इस बात को इस स्टेप के बाद मेंशन करें कि जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। अच्छा सर ये कर लिया, अब क्या करें, रिमेंबर दैट जब भी हमने इस तरह की फॉर्म ऑब्टेन कर ली उसके बाद हम आपसे कहते हैं कि जी प्लस माइनस वैल्यूज़ जो हैं ऊपर न्यूमरेटर में देखेंगे, न्यूमरेटर को पूरे न्यूमरेटर में जांचेंगे कि जी a के साथ, जैसे हमने देखा था कि a² के साथ कोई माइनस का a² तो नहीं है, इसी तरह यहाँ देखेंगे कि x + 3 होल स्क्वायर के बाद कोई x - का 3 मौजूद है। देखिए जी बाहर के साइन को देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब यहाँ पे देखें तो ये प्लस है, x + 3 न्यूमरेटर में, तो इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अब कैंसिल आउट किसको करेंगे, इसको करेंगे। देखिए ये क्या है, प्लस का x - 5, इसको कैंसिल करेंगे, माइनस का x - 5, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे सिमिलरली x + 3 और यहाँ पे x - 3, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट। रिमेंबर कि आप इसको कैंसिल तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको अपना मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा अब ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे देखें कॉन्स्टेंट्स को प्लस कराना है, तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 2 x + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए ये माइनस और ये माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन हमेशा बड़े सिंबल बड़े उसकी कांस्टेंट की आती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, तो आप दोनों में से किसी का लिख दें, क्योंकि दोनों आपके पास माइनस ही है। ठीक है जी, x - 5 का होल स्क्वायर बराबर है 4 + 5 9, और जब आप इसको करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो अब क्या करें, पहले तो रिमेंबर कि जब भी आपके पास माइनस का साइन है, कोशिश आपने करनी है कि उस माइनस के साइन को आपने किसी भी तरह करके ख़त्म करना है, इस माइनस के साइन से वाला माइनस का साइन ख़त्म कर दें। उसकी वजह ये कि देखें ये यहाँ पे क्या है, दोनों ऑपोजिट हैं, हो भी सकता है कि चीज़ जब उठ के यहाँ पे आ जाए तो ये दोबारा अगेन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। इसी तरह क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो आप उसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आपने क्या करा, अब आपने देखा, अब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन सर क्रॉस मल्टीप्लाई कराने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें क्यों फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब x की वैल्यूज़ कैसे निकालें सर, x तो सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, तो एक चीज़ और यहाँ से इस 2 को भी कैंसिल कर दें क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब सर मसला ये है कि x के ऊपर +3 के साथ होल स्क्वायर लगा हुआ है। या तो दो तरीके हैं, या तो मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूँ फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह लेकिन एक तरीका और है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रूट ले सकता हूँ, रूट से मेरे स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब मेरे स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे पास काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, स्क्वायर रूट मैं लेने लगा हूँ अपनी दोनों साइडों के ऊपर। रिमेंबर कि इस पे पूरी एक रूट आएगी, किस तरह, इस तरह एक बड़ी सी रूट बना ले पहले से। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को एक जगह करके लिखेंगे, यानी x+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये x-5 का होल स्क्वायर। चाहे तो इन दोनों पे अलग अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दोनों पे एक इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना है। ठीक है जी, अगर कोई और सोल्यूशन होता या कोई और पर्टिकुलर सोल्यूशन कर रहे होते तो उस वक्त हम दोनों पे अलग अलग रूट लगाते। ठीक है जी, रिमेंबर दैट 9 की रूट क्या हो जाएगी, आपके पास 3 हो जाएगी। और यहाँ पे जब आप स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा x+3, इस रूट से ये गया, इस रूट से ये गया, यहाँ पे आपके पास x+5 = +-3। जी, ये आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट आया होगा। बेसिकली ये +-3 इसमें हम लगाते हैं कि जब भी हम किसी नंबर्स के ऊपर से रूट ख़त्म करते हैं तो रूट हटाने के बाद वो +-3 बनता है, क्योंकि रूट आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी +- हो सकते हैं, तो आपने यहाँ पे ना +- लगा देना है। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे करेंगे इस इक्वेशन की फॉर्म में, या आप आसान अल्फाज में याद रखें, जब भी आप कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे और जब भी आप किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर से रूट हटाएंगे तो उसको आप +- करके ही लिखेंगे। अब हमारे पास एक कंडीशन बन गई। ठीक है जी, कंडीशन क्या बन गई है, इसे इक्वेशन का नाम दें। ये कंडीशन ये बन गई कि x+3 डिवाइड बाई x-5, रिमेंबर x-5 = +-3। अब सर ये +-3 की क्या झंझट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि x+3 x-5 एक दफ़ा हम +3 के साथ लेंगे और एक दफ़ा हम -3 के साथ लेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं अपने बोर्ड को इरेज करूँगा। चाहे तो आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप लिख रहे हैं साथ साथ तो आपको बेटर समझ आ रहा होगा। बहरहाल अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं ये इरेज करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जी आगे इसको किस तरह सॉल्व करें। अच्छा जी, जो इक्वेशन हमारे पास थी x+3 x-5 +-3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सर अब इसको किस तरह सॉल्व करें। देखें, इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, आप अपनी कॉपी को ही 2 पार्ट में डिवाइड करें, चाहे तो ऊपर नीचे कर लें, लेकिन बेसिकली सही तरीका जो है, जो प्रोफेसर्स आपको बताएंगे कि आपने इसको किस तरह करना है, वो आपने क्या करना है, आपने अपने ही कॉपी को इस तरह 2 जगह डिवाइड कर लेना है। ठीक है जी, इस तरह मैं अपने बोर्ड को डिवाइड कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी को 2 जगह डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ लिखेंगे x+3 x-5 = 3। आपने यहाँ पे क्या करा, आपने एक पॉजिटिव 3 ले लिया, अब आप इस साइड पे एक -3 लेंगे। ठीक है जी, अगेन x+3 x-5 = -3। आपने एक दफ़ा +-3 का मकसद बेसिकली ये था कि एक दफ़ा आप प्लस में सॉल्व करें, एक दफ़ा आप माइनस में सॉल्व करें। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन रिमेंबर के 18.1 18.2 के जो कॉन्सेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के साथ साथ हम यहाँ से अपनी x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो इसका स्टेप हम डायरेक्ट करेंगे कि 3 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3x, माइनस का साइन एज इट इज़, 3 5 = 15। ठीक है जी, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x+3, लेकिन यहाँ पे सिंबल डिफरेंट होंगे। सिंबल डिफरेंट का मतलब माइनस का 3x और प्लस का 15। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को एक एक करके सॉल्व करूँगा ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, x को x के साथ प्लस माइनस और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस करेंगे। लेकिन रिमेंबर दैट कि हमने क्या करना है, हमने कोशिश ये करनी है कि हम x की वैल्यू को पॉजिटिव ही रखें। ठीक है, अब क्या करना है, x की वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम -15 को यहाँ ले जाते हैं, वहाँ पॉजिटिव 18 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है जी, ये एक तरीका है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बेसिकली यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप x को पॉजिटिव ही रखें। तो x को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करें, देखिए 3x को यहीं रह देते, ये जो x यहाँ पर पॉजिटिव है इसको यहाँ ला के नेगेटिव करा दें। सिमिलरली यहाँ पे जो 3 है पॉजिटिव रहा, ये जो 15 है ये यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे आगे ये प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है जी,
हुआ क्या है कि ये वाला जो x है यहाँ पे आ गया नेगेटिव, और ये वाला जो 15 है माइनस का यहाँ पे आ गया पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 18। रिमेंबर कि आप x की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, 18/2 से। जब आप 18 को कैंसिल करेंगे तो ऑब्वियसली 9 से आएगा आपके पास, ठीक है जी। तो आपने क्या करा, एक आपके पास जो सॉल्यूशन सेट का एक जो आपके पास क्या कह सकते हैं ऑर्डिनेट निकला, वो आपके पास 9 आ गया। अब आपके पास क्या है, अब आपको अपना दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। रिमेंबर कि मैंने क्या कहा है, एक्स को कोशिश करें पॉजिटिव रखेंगे, तो इस 3 को यहाँ ले जाते हैं एक्स के पास और इस 3 को यहाँ लाके नेगेटिव कराते हैं। तो अब क्या करते हैं, ठीक है जी, इस एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3x, क्योंकि इस वाले 3 को मैं ला रहा हूँ। अब होगा ये कि प्लस का 15 तो एज इट इज़ ही रहा, और ये उसको लाके मैंने यहाँ माइनस करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4x हो जाएगा। और 15 में से जब आप 3 निकालेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास 12 बच जाएंगे, ठीक है जी। अब क्या करें, x यहाँ पे रखें, 12 यहाँ रखें, 4 नीचे रख दें। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और ये आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया सोल्यूशन सेट। आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है, आप s.s लिखते हो मर्जी है, तो आप चाहें तो पूरा लिखें। तो आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 3,9 इज़ योर आंसर। 9/3 भी लिख सकते हैं, 3/9 भी। तो ये आपका आंसर है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे साथ जुड़े रहें। इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम और भी इसी तरह के सवाल सॉल्व करेंगे। सो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। x+1 प्लस √x-1 डिवाइडेड बाय, या आप कह सकते हैं डिनोमिनेटर में √x+1 माइनस √x-1 बराबर है हाफ के, ठीक है जी। अब इस बात को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बात आपने जो जहन में रखनी है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ को हम x की वैल्यू रख के प्रूव करेंगे। देखें बेसिकली ये जो है आपके क्वेश्चन या आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है कि हम इस चीज़ को प्रूव आउट करें कि आइदर 4/5 आया है या आइदर हाफ आया है, जो भी है x की वैल्यू हमने सही। लेकिन रिमेंबर कि आपने पेपर के अंदर इस चीज़ को ज़रूर वेरीफाई करना है कि ये जो हमने आंसर्स अपने निकाले हैं क्या वो ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ हम कैसे वेरीफाई करेंगे, ये मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। क्योंकि जी लास्ट क्वेश्चन में इसलिए बता दूंगा क्योंकि सारे सवालों का हम जब करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास रिमेंबर के इतना टाइम नहीं है। अभी हम 18.4 पे आगे हमने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, हमने अपनी पूरी बुक को देखना है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के एंड में जो मैं सोल्यूशन सेट निकालूंगा या किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट के ऊपर मैं आपको उसको पुटअप करा के बता दूंगा कि जी ये देखें ये आंसर वेरीफाइड है। अच्छा जी, फ़िलहाल इस सवाल को सॉल्व करते हैं। रिमेंबर जब भी इस तरह की क्वेश्चन आप देखें तो आपने क्या करना है, इस पर कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम अगेन वो इसी तरह लगेगा, क्योंकि आपने अपने राइट हैंड साइड पे देखा तो हाफ है, यहाँ पे कोई चीज़ इजाफी नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये c/d की फॉर्म में मौजूद है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ऊपर वाली वैल्यू को यानी अपनी लेफ्ट हैंड साइड की जो न्यूमरेटर है यानी ये वाली टर्म उसको a, डिनोमिनेटर को b, इसी तरह 1 को c और 2 को आप d सपोज कर लेंगे। इसकी सपोजिशन के बाद आपने क्या करना है, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। अच्छा जी, सॉल्व आउट करने का पहला मरहला अगेन a + b a - b इस्तेमाल करना है। तो जी हम क्या करते हैं, अपना कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेंडो थ्योरम के सही से इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पास आ गया आपका पूरा a। कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम के तहत यहाँ पे आएगा इस वक्त प्लस, और नीचे वाली वैल्यू पूरी आपने एडवर्टाइज लिख दी है। तो आपने क्या करना है, √x+1 और माइनस √x-1 आपने लिख दिया। अगेन अब आप क्या करें, डिवाइड में जाए, ठीक है जी। डिवाइड में जाने के साथ आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी a वाली टर्म यानी अपना न्यूमरेटर पूरा लिख दें। न्यूमरेटर के अंदर क्या है, x+1 प्लस √x-1। रिमेंबर, ठीक है, अंडर रूट लगाना है ज़रूरी, अगर आप रूट नहीं लगाएंगे तो सवाल का मतलब कुछ और हो जाएगा। अब आपके पास है माइनस, क्योंकि माइनस का भी आता है, ठीक है जी। आपके पास जो थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया है कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, उसमें माइनस का भी है। तो माइनस की बी की वजह से रिमेंबर इन दोनों के जो न्यूमरेटर है उनके साइन आपको इन्वर्ट करके लिखने हैं। जब आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ऑब्वियसली जो पहला साइन है वो खुद ही इन्वर्ट हो जाएगा। रिमेंबर के बाहर वाले साइन को चेंज करना है, अंदर वाले साइन पे आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है जी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर ऑलरेडी रूट का इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो रूट से बाहर आएगा तो वो इस इक्वेशन को देखेगा, यानी फिर उसके ऊपर जो साइन है, यानी इस तरह कह सकते हैं कि इस वक्त ये जो नेगेटिव साइन है इसका इम्पैक्ट इस रूट के ऊपर है, और ये जो x+1 है ये रूट के अंदर सेव है। जब ये रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा तो इसके अंदर नेगेटिव साइन का इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर नेगेटिव साइन का इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये आपने क्या करा, अब यहाँ पे ये माइनस, तो अब आप इसको प्लस लिखेंगे, से इससे बाहर वाले साइन का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये आपके पास आ जाएगा x-1 एज इट इज़। यहाँ पे रिमेंबर हाफ में आप लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे c + d और एक दफ़ा आपने लिखना है c - d, ठीक
ठीक है। अब आप क्या करें, अगेन वही मरहला देखें, डायरेक्ट कर देते हैं इसको। अब आपने देखा क्या है, x-1 और x-1 प्लस माइनस की फॉर्म में मौजूद है, कैंसिल आउट करें। अगर x-1 ऊपर कैंसिल हो गया तो अब नीचे x+1 की बारी है, x+1 कैंसिल, ठीक है जी। यहाँ पे आपको पता है 1 + 2 3 और 1 - 2, ये आपके पास माइनस का मान आ जाएगा। यहाँ पे रिमेंबर, यहाँ पे 2 आ जाएगा √x+1, क्योंकि इन दोनों के कांस्टेंट को ऐड करेंगे। रिमेंबर यहाँ पे माइनस का 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके, अच्छा जी रिमेंबर आप एक चीज़ का ख्याल रखने के ऊपर तो सही आपके पास प्लस आ गया, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास प्लस ही आ रहा है, समझना नहीं चाहिए। अच्छा जी, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है जी। इसके पॉजिटिव रहने की वजह ये कि मैं दूसरे सवाल की तरफ देख रहा था, और दूसरे सवाल में होता है कि जी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ये जो नेगेटिव वैल्यू, अब इसको किस तरह ख़त्म करना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म बन जाएगी। फ़िलहाल जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ नेगेटिव आएगा, उसकी वजह ये थी, ये मेरा कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि यहाँ पे देखेंगे जब आप 1 - 2 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, वो माइनस का 1 जो है एक वो माइनस का साइन इम्पैक्ट गलत बनाएगा आपके ऊपर, ठीक है। तो मैं सोच ये रहा था कि बेसिकली सवाल के अंदर यहाँ पे कुछ माइनस होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे कोई माइनस की टर्म यानी माइनस का 2 मौजूद नहीं है, ऑब्वियसली प्लस होगा, ठीक है जी। इसको प्लस के साथ लिखते हैं। यहाँ पे क्या है एक्स, आपने देखा एक्स, देखें बेसिकली होगा ये कि यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, दोनों को ऐड करा देंगे, तो दोनों के कॉन्स्टेंट ऐड कराए तो 2 बन गया, और यहाँ पर √x माइनस का 1 बन गया। यहाँ पे आपने क्या लिख देना 3, और यहाँ पे आपने लिख देना माइनस का 1। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि वो जो मैं थोड़ा सा गलत सोच रहा था उस सवाल के हवाले से। अब मसला ये आ रहा है कि माइनस के 1 के साथ हम क्या करेंगे। रिमेंबर इस 2 से इस 2 को तो आपने कैंसिल आउट करना ही करना है, और इस रूट देखें, रिमेंबर आपने x की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले सवाल में क्या था, इससे पहले सवाल में स्क्वायर था तो जो रूट लगाई, अब यहाँ पे रूट है तो इसका मतलब अब हम लगाएंगे स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब स्क्वायर लगा देते हैं, तो लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आप जब दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। देखें एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाए, सबसे पहले आप x+1 लिखेंगे इधर, डिवाइडेड बाय x माइनस का 1, ठीक है जी। उसके साथ साथ ये -1 वाला मसला भी हल हो जाएगा हमारा, माइनस का 1 का होल स्क्वायर। रिमेंबर कि ये जो होल स्क्वायर है ये ऊपर नीचे दोनों पे इम्पैक्ट बना रहा है अपना, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है जी। अब करना ये है कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स अपने एक स्टेप बचाएं, यहीं से इसी स्क्वायर से इसको भी कैंसिल करें, इसको भी कैंसिल करें। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेप ज़्यादा दिखाएं तो आप क्या करें, ऊपर वाली न्यूमरेटर पे अलग स्क्वायर लगाएं, नीचे अलग स्क्वायर लगाएं, इसी तरह 3 पे अलग और 1 पे अलग स्क्वायर लगा के दिखाएं, ठीक है जी। लेकिन मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर में रिमेंबर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप छोटे छोटे सॉल्यूशंस को जाके देखें। बहरहाल ठीक है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। जब आप x+1 का रूट हटाएंगे यानी स्क्वायर को रूट से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे x+1 बचेगा, और यहाँ पे x - 1। इसी तरह जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि जी जब सर आप -1 के बारे में इतनी देर से कहानियाँ बना रहे थे उसका क्या मकसद है। देखिए जो मैं -1 के बारे में सोच रहा था कि ये माइनस इम्पैक्ट डालेगा, वो इम्पैक्ट ये स्क्वायर ख़त्म करेगा। वो इम्पैक्ट ये स्क्वायर किस तरह ख़त्म करेगा कि रिमेंबर जब भी आप किसी भी माइनस की टर्म का स्क्वायर कराएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब सर ये बात आपने कैसे कर दी, ठीक है। मैं अपनी बात को 2 तरीक़ों से प्रूव करूँगा। मैं अपनी बात को 2 तरीक़ों से, एक तरीका तो आपके पास है कैलकुलेटर, ठीक है। बेसिकली अगर आप सर की बात नहीं माने तो आप बेसिकली कैलकुलेटर की बात माने। देखिए माइनस का 1 स्क्वायर का मतलब उसी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है, ये हो गया 1। तो ये, और बेसिकली अगर आप देखें कि इसको इस तरह भी करके दिखा दूँ मैं आपको, बेसिकली ये टर्म है, ये आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये -1 क्यों आ रहा है, ये कैलकुलेटिंग एरर होता है कभी कभार, लेकिन बेसिकली होता ये है कि जब भी -1 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 1 1 ज़ा 1। और देखिए रिमेंबर कि जब भी आप मल्टीप्लाई कराते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन रूल में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, वो जो था वो मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपस में माइनस को कैंसिल आउट करा देती हैं, ठीक है जी। तो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली कहने का मकसद ये रिमेंबर कि जब भी किसी माइनस की टर्म के ऊपर स्क्वायर है तो आप उसको पॉजिटिव करके लिख देंगे, यानी उसको इस तरह लिख दें। अच्छा जी, जब आप ये इक्वेशन देखेंगे तो ये इक्वेशन आपकी पहले सवाल की फॉर्म में बन गई है, यानी x+1 यानी और डिवाइड बाय x - 1 = 9, ठीक है। नीचे वाला 1 आप इग्नोर कर सकते हैं फ़िलहाल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जगह बना रहा हूँ थोड़ी सी ऊपर सवाल सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये इक्वेशन थी हमारे पास x+1
डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको रिमेंबर पहले बात बताई थी कि जब भी रूट पे से कोई चीज़ रूट से बाहर निकलेगी तो उसको हम क्या करेंगे, उसको दो फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने स्क्वायर हटाए, तो स्क्वायर की फॉर्म में ऐसा कोई काम नहीं होना। अब जस्ट हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। इस स्टेप को डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x का 9x और 9 होगा माइनस का 9। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू को जगह करेंगे और 9 की वैल्यू को जगह करेंगे। ठीक है जी, होगा ये। अब मैं क्या करता हूँ, एक तरीका और आपको बता देता हूँ। ये माइनस का 9 x को इधर लेगा, ठीक है, और इस माइनस के 9 को एज इट इज छोड़ दें और यहाँ पे ये जो 1 है इसको यहाँ पे लाके नेगेटिव करा दें। अब देखें मैंने ऐसा क्यों करा, इससे पहले सवाल में मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू को आपने पॉजिटिव रखना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें देखें, जब 1 में से 9 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, और इसी तरह जब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। देखिए ये वाला माइनस कैंसिल, बात एक ही हो गई। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप x लिख दें, यहाँ पे आप 10/8 लिखें और इसका आंसर हो जाएगा आपके 5 और 4। तो x की जो वैल्यू है वो आपकी 5/4 है। जब आप इसको अपने सवाल में पुट करेंगे तो आपके पास वो इसके बराबर आनी चाहिए, वो आपके पास बराबर आना चाहिए हाफ के, यानी x की जगह आप 5/4 पुट करेंगे तो आपके पास हाफ के बराबर आएगा। तो इसी तरह ये जो सवाल है ये भी हमने प्रूफ कर दिया। हेंस प्रूफ तो बेसिकली नहीं करा, प्रूफ्ड आप उस वक्त लिखेंगे जब आपसे प्रूफ मांगा जाए, तो आप यहाँ पे बस आंसर लिख दें। और अगर आप इसको वेरीफाई करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली होगा वेरिफिकेशन की एडेंट डलेगी, आप x की जगह 5/4 लिखेंगे, तो बेसिकली वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूँगा। स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू प्रोफेसर्स अकेडमी। 18.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आज मैं सॉल्व करने लगा हूँ, और बेसिकली 18.4 के ये आखिरी क्वेश्चन होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है 18.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमारे पास कुछ इस तरह स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगेन जो है इससे पहले भी 2 वीडियोस ब्रीफली मैं अपने कॉम्पोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम पे बना चुका हूँ। दोनों में से मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लेक्चर नंबर 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखें, क्योंकि उसमें बेसिकली कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम आपको ज़्यादा समझ आएगा। और मोर ओवर मैं आपको प्रेफर करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 को आप ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट जो वीडियो को आप 2-3 बार देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम क्या है। अच्छा जी, तो अब इस सवाल को सॉल्व कर दें। बेसिकली यहाँ पे भी कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेंड थ्योरम ही लगेगा। अब अगेन क्योंकि राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1/10 है, यानी c/d की फॉर्म में मौजूद है, तो हमने इस पर ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना। अगेन मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो हमने क्या, सबसे पास हमारे पास आता है a प्लस का b। ठीक है, अगेन ये पूरी टर्म a है और पूरा डिनोमिनेटर आपके पास b है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे x माइनस का 5 एज इट इज़। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने प्लस लगाना है, क्योंकि b की फॉर्म आपके पास हमेशा प्लस में होती है। आप लिखेंगे x माइनस का 5 और यहाँ पे प्लस का साइन यहीं से उठाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे x प्लस का 5। ठीक है जी, अब आप डिवाइड में चले जाएंगे। डिवाइड में जाने के बाद आपके पास क्या बचता है, a माइनस का b बचता है। तो a माइनस का b का मतलब पूरा a तो आप एज इट इज़ उठा के लिख दें, यही चीज़ ऊपर से आप कॉपी करके लिख देंगे x माइनस का 5। इम्पैक्ट सिर्फ नेगेटिव साइन का पड़ेगा, नेगेटिव साइन का इम्पैक्ट सिर्फ बाहर वाले साइन के ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, आप b की फॉर्म लिखेंगे, तो b आपके पास कुछ इस तरह है। ये वाली टर्म ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ बाहर के साइन पे ही इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/10 है, तो 1/10 को 1 + 10 और 1 - 10 आपने आग बंद करी, यानी c + d c - d आपने एक बार लिख देना है। अब क्या करना है, अब आपने करना ये है कि जी जो सेम टर्म्स हैं, यानी जो सेम प्रोडक्ट हैं, उनको यानी डिफरेंट ऑपोजिट साइंस के जो प्रोडक्ट है हम उनको कैंसिल आउट कराएंगे और जो सेम है उनको हम प्लस करा देंगे। ठीक है, अब रिमेंबर देखें x - 5 के साथ नेगेटिव है, x - 5 के साथ पॉजिटिव है, इन दोनों को कैंसिल करा देंगे। रिमेंबर कि अगर ऊपर x - 5 हो गया तो नीचे x + 5 कैंसिल होना चाहिए। तो देखें ये है नेगेटिव साइन के साथ, ये है पॉजिटिव साइन के साथ, ये हो गया कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बच गया, x + 5 x + 5। तो जी कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√x + 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव साइन है, माइनस का 2 √x - 5 इज इक्वल टू 1 + 10 11। और जब ये हो जाएगा आपके पास 9, तो ये आपके पास क्या होगा 11/- का 9। इस 2 से ये वाला 2 और इस नेगेटिव साइन से ये वाला नेगेटिव साइन आपने क्या करना है, कैंसिल कर देना है। रिमेंबर ये जो क्वेश्चन है वो प्योरली जो है क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में आपके पास मौजूद है।
क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में, यहाँ पे हमने रूट को ख़त्म करने के लिए क्या स्क्वायर का इस्तेमाल किया था। तो ये भी बेसिकली इसी तरह का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम पैटर्न है कि अब हम यहाँ पे जो रूट है इसको ख़त्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आप स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे। तो मैं ये वाला स्टेप यहाँ पे कर देता हूँ। ये क्या बचेगा आपके पास, x प्लस का 5, यहाँ पे आपके पास नीचे अंडर रूट एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस के 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच गया आपके पास 11 बाय माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड के बाद ये वाला स्टेप कर देना है। ठीक है जी। इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, इस स्क्वायर से ये रूट्स कैंसिल होंगे। तो जी इसको बेसिकली यहीं पे सॉर्ट आउट कर देते हैं। इन दोनों रूटों को आपने कैंसिल कर दिया हाथ के हाथ। अब यहाँ पे अगला स्टेप कर लेते हैं। क्या बचा, x प्लस 5 बचा यहाँ पे क्या बचा, x माइनस का 5। ठीक है जी। अब क्या बच रहा है, 11 बाय 9 का होल स्क्वायर। 11 बाय 9 के होल स्क्वायर को कैसे कैंसिल करेंगे जी। तो सर आपने बताया था कि 11 का स्क्वायर आप ले लें। तो जी 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 11 का स्क्वायर बेसिकली आपके पास 121 हो जाएगा। अब सर 9 की बारी है। रिमेंबर मैंने आपको बात बताई थी कि अगर कोई भी माइनस की टर्म का हम स्क्वायर लेंगे तो जब भी उसका आंसर लिखेंगे तो उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो 9 का स्क्वायर यानी 9 से क्या होता है, 81 हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, 81 आप पॉजिटिव लिख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है आपके पास, बेसिकली ये चीज़ ऑब्टेन हो गई कि आपने यहाँ से सिर्फ अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। सर अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे जी, बेसिकली वही एक्सरसाइज 18.1 क्रॉस मल्टीप्लाई 18.2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हम यहाँ से अपनी एक्स की वैल्यूज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। तो जी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इस स्टेप को भी यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 81 को जब आप इधर मल्टीप्लाई, चलिए ये कर देते हैं इस तरह, ताकि एक बार आपको सही से पता चल जाए कि वो क्या रहा है 121। और यहाँ पे आप x माइनस 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है जी। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया है। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद बेसिकली इस 121 को इन दोनों टर्म्स के साथ, इस 81 को इन दोनों टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है। तो जब 81 x से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 81 x ही रहेगा। ठीक है जी, 81 x ही रहेगा। और 81 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 5, तो ये आपके पास 405 बच जाएगा। ठीक है जी। क्या बच जाएगा आपके पास, 405। यहाँ पे 121 को x से कराएंगे तो 121x, और जब आप 121 को 5 से कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 605, माइनस का 605। रिमेंबर साइन का आपने बड़ा ख्याल रख रहे हैं। अगेन वही बात कि आप x को x के साथ सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ आपने सॉल्व करना है। तो जी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करते हैं, x को x के साथ सॉल्व करते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हम 81 को यहाँ लाके माइनस करा देते हैं और इसको यहाँ ले जाके प्लस करा देते हैं। तो जी यहाँ होगा क्या, 121x अपनी जगह, ये वाली टर्म की बात करो। अब यहाँ से क्या है, 81 यहाँ से उठ के आएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा है आपने, 81 माइनस करा दिया। ठीक है जी। यहाँ पे क्या बच गया, 405 बच गया। ये यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों टर्म्स को हम ज़रा चेक कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे लिख लेते हैं 121 माइनस 81, कितना बच गया, 40। तो ये हो गया आपके पास 40x। यहाँ पे क्या करेंगे, 405 और 605, तो ये बेसिकली हमारे पास 1000 ये बन गया, और ये हमारे पास 1010 बन जाना चाहिए, क्योंकि ठीक है जी 1010 बन गया। इसको 1010 लिख दिया। अब आप क्या करें, 1010 को डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्टली ही 40 कर दें, जो 40 है। आपके पास क्या आ रहा है, 101 डिवाइडेड बाय 4। तो बेसिकली मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 101 डिवाइडेड बाय 4, और ये आपका x था। तो बेसिकली आपके पास आंसर हो गया। जो होप आपको ये वाली सवाल समझ आया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी सॉल्यूशन से रिगार्डिंग मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकें। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। सो जी ये लास्ट पार्ट जो है एक्सरसाइज 18.4 का। और रिमेंबर मैंने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में आपसे एक बात कही थी कि मैं x की वैल्यू को पुट करके आपको ये बात वेरीफाई करके बताऊंगा कि जो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो ठीक आए हैं या नहीं। तो वो बेसिकली इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो जी अगेन इस पर कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी इस सवाल को सॉल्व करते हैं।
अगेन क्या है आपके पास ए पूरा आपने एज इट इज़ लिख देना है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है जी, स्क्वायर और क्यूब है यहाँ पे। तो इस सवाल में थोड़ी सी आपको डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी, वो क्या होगी वो हम आपको बता दें। यहाँ पे प्लस का बी कराना है, तो जी प्लस का बी किस तरह कराएंगे, आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है जी, अब आप क्या करें, डिवाइड डिनोमिनेटर का काम भी करें। डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में भी सिमिलर काम है। सबसे पहले एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख दें, एक्स माइनस 1 का क्यूब एज इट इज़ लिख दें। अब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम के हिसाब से माइनस का भी है, और माइनस का भी है तो ऑब्वियसली ये दोनों साइन अपने इन्वर्ट होके आ जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 11 प्लस 7 और 11 माइनस का 7। ठीक है जी, अगर आपने कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम नहीं पढ़ा है, आपको इस स्टेप में मसला हो रहा है, तो बेसिकली आपने जो है मेरी 18.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। ठीक है जी, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा मैट्रिक मैथ्स में। और अगर इसके अलावा आपको वो कोई मसला है तो हमारे पास व्हाट्सएप का ग्रुप जो है ज्वाइन, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आप वो मेरे साथ ज्वाइन करें। बेसिकली उस ग्रुप के अंदर हमारे पास छोटे टाइम इंटरवल्स के ऊपर हम स्टूडेंट की क्यूरीज सुनते हैं और रिगार्डिंग लाइव सेशंस वगैरह। ठीक है जी, तो इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम के बाद हम अगेन वही काम करते हैं, जो ऑपोजिट टर्म्स ऊपर हमको नज़र आती हैं हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है जी, रिमेंबर यहाँ पे x माइनस 1 एक प्लस में है और एक x माइनस 1 नेगेटिव में है, और दोनों क्यूब में है। रिमेंबर एक चीज़ और ख्याल रखनी है कि अगर एक क्यूब और एक स्क्वायर है तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों का सेम, ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो इसको भी कैंसिल कर दिया, इसको भी कैंसिल कर दिया। अब क्या बच गया है सर, नीचे आएंगे तो नीचे हम ये देखेंगे कि जी x माइनस 1 और एक x माइनस का 3 और x माइनस का 3 स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सर ये भी कैंसिल कर देते हैं। अब सर अब क्या करें, सर अब करेंगे कि इन दोनों के जो कांस्टेंट है उनको ऐड करा लें, तो ऑब्वियसली हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये वाली टर्म हमने ऐड करा ली। अब अगर नीचे आएंगे, देखें ये वाला एक माइनस, सॉरी ये एक प्लस और आपके पास ये एक प्लस, तो ये भी 2 बचेगा। ये आपके पास x माइनस एक्स प्लस 3 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है जी, क्या है यहाँ पे देखा आपने x माइनस 1 का क्यूब बनेगा, x माइनस 1 का क्यूब बन गया। यहाँ पे आ गया तो 11 प्लस 7, ऑब्वियसली आपको पता है क्या हो जाएगा, 11 प्लस 7 आपके पास 18 बन जाएगा, और 11 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11 माइनस 7 विल बी 4। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है बेसिकली हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। सर अब मसला क्या है, ठीक है जी, अब जो एक इम्पॉर्टेंट मसला हमारे सामने है, वो मसला जो है हमारे सामने ये है कि ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, तो हम इसको एज इट इज़ तो सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक अलग सा मेथड है, और ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट किस सूरत में बेटा, इम्पॉर्टेंट इस सूरत में कि इसमें सिंथेटिक डिवीज़न वाला जो है कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सिंथेटिक डिवीज़न अगर स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी है तो वो उनको मसला होता है कि जी सर सिंथेटिक डिवीज़न तो हमने आज तक पढ़ी नहीं है। बेसिकली यही वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको सिंथेटिक डिवीज़न का भी कॉन्सेप्ट दे दूँगा, और इस लेक्चर को भी कम्प्लीट करेंगे यहाँ पर आज। ठीक है जी, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस 4 को पहले तो कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं जी, 2 के टेबल से ले लेते हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा और 2 9 से 18 हो जाएगा। ठीक है जी, तो बच क्या जाएगा, हमारे पास बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। जी बेसिकली हमारे पास ये फॉर्म ऑब्टेन हो गई है। आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस फॉर्म, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है स्क्वायर का फार्मूला और क्यूब का फार्मूला खोलना है। वो क्यों सर, वो इसलिए कि आप एट अ टाइम अगर आप रूट लेंगे तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, सही है। इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, और इसको ख़त्म करने के लिए आप क्यूबिक रूट लेंगे। लेकिन एट अ टाइम ये पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों के ऊपर, या तो होगा ये कि या तो आप स्क्वायर रूट ले लें या दोनों के ऊपर क्यूबिक रूट ले लें। तो हम क्या करेंगे, इसी वजह से हम यहाँ फार्मूला खोल लें। फार्मूला मैं आपके राइट हैंड साइड पर मैंशन कर दे रहा हूँ कि जी a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। रिमेंबर a माइनस
क्यूब, ये फार्मूला क्या होता है, ये भी फार्मूले का एक आसान तरीका जो है मैंने अपने एक्सरसाइज 18.1 में आपको बताया था। अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जी कि ये किस तरह करना है इसको है, आपने क्या करें, a का क्यूब बना लें माइनस b का क्यूब बना लें, a माइनस b का क्यूब बन गया। अब क्या करें, यहाँ पे लेंगे, अच्छा जी रिमेंबर कि a माइनस बी क्यूब के दो फॉर्मूले हैं, उन दोनों फार्मूलों से कौन सा फार्मूला लगाना है इसका भी आपको बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो बेसिकली हम यहाँ कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे फ़िलहाल तो नीचे क्यूब का तो कोई फार्मूला नहीं, हम फिलहाल स्क्वायर को ही पुटअप कराएंगे, तो इसलिए अभी a माइनस क्यूब को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, रहने देते हैं कि जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा कि जी इसमें क्या करना है। फिलहाल स्क्वायर खोलते हैं, स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला a है, ये वाला b है, क्या है एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस का 2ab, तो ठीक है 2ab का मतलब ये है कि ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 होगा 3, देखिए ये कुछ इस तरह बन जाएगा x और 3, तो ये वाला जो 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये है 2 3 6 हो जाएगा और x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे क्या है, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो गया, यहाँ पे हो गया आपके पास 9/2, और डिवीजन में आपने क्या लिखना है, डिवीजन में आपने अगेन x माइनस 1 का क्यूब ही लिख देना है, ठीक है जी। अब मैं क्योंकि मेरे पास जगह कम है और मेरे पास सोल्यूशन बाकी है तो मैं इसको इरेज करता हूँ, और इसको इरेज करने के बाद हम अपने जो आखिरी सोल्यूशन है, आखिरी स्टेप्स जो हमारे पास कुछ बचा है, कुछ भी बचा है हमारे पास, हम उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। सो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर ली थी लास्ट स्टेप में। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि हमें बेसिकली x की वैल्यू चाहिए, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, और फिर देखते हैं कि जी हम इसके साथ और क्या सॉल्यूशन में हम कर सकते हैं। देखिए ये 2 होगा इस पूरी टर्म के साथ और ये 9 होगा इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब इधर हम 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और जब ये 6 से होगा 2 तो ये हो जाएगा आपके पास 6 2 12x, और जब 9 से होगा ये हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पे 9 एज इट इज़ छोड़ दें, x माइनस 1 का क्यूब रिमेंबर अभी बाकी है, यहाँ पे आप क्या लिखें, x माइनस 1 का क्यूब है, अभी मल्टीप्लाई आपने से नहीं कराया, सही है। इसको इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट फॉर्म इस तरह शो करने से एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप ब्रैकेट को सही जगह इस्तेमाल करना जानते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हमने रिमेंबर कि हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, सर अब x की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, अब हम इस क्यूबिक इक्वेशन को खोलेंगे, सही। अब इस क्यूब का फॉर्मूला हम किस तरह खोलेंगे जी, तो उस क्यूब का फॉर्मूला खोलने के लिए हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस का 3a स्क्वायर b, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फार्मूला है जो मैं इस्तेमाल करूँगा, वो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने इस फार्मूले को पहले कॉपी करना है, ठीक है जी। इस फार्मूले को कॉपी करने के बाद मैं इसको इरेज करूँगा ताकि आप लोगों के पास लिखा हो। तो ये है आपके पास a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस का b क्यूब, अब होगा माइनस का 3a स्क्वायर b, इसी तरह प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब पूरी ये टर्म हम यहाँ से रिप्लेस करने लगे हैं, तो जी इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 18, यहाँ पे क्या होगा, 9 को अभी एज इट इज़ छोड़ दें, 9 को फ़िलहाल मल्टीप्लाई नहीं कराएं, अगर फ़िलहाल मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें अब भी मसला होगा क्योंकि जी इसमें 3 बार बार आ रहा है, तो अभी नहीं कराएंगे, बाद में करेंगे अगले स्टेप के अंदर, ठीक है जी। इस ब्रैकेट को इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, क्या है a क्यूब, तो यहाँ पे a क्या है, x है, x का क्यूब, क्या है b क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहना है, माइनस का 3 आपने एज इट इज़ लगा दिया। अब क्या है a स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने लगा दिया x स्क्वायर। अब क्या देखिए b है, b क्या है आपके पास, रिमेंबर b आपके पास 1 है, तो आपने क्या करना है, 1 को इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x स्क्वायर ही बचेगा। लेकिन रिमेंबर कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को दिखाया जाए तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो है 3x स्क्वायर माइनस का वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाए। अब अगेंस्ट सिमिलरली यहाँ पे क्या है, देखें a है और यहाँ पे क्या है, b का स्क्वायर है, तो इस तरह हमने क्या करा, हमने इस पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में बंद कर दिया। अब मैं नीचे से फार्मूला इरेज करने लगा हूँ, अगर आप लोगों ने ये फार्मूला कॉपी नहीं करा तो इस फार्मूले को कॉपी कर लें ताकि जी हम अपने आगे सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करें। रिमेंबर अभी तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज़ ही चलेगी, ठीक है जी। तो अगेन 2x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 18 एज इट इज़ ही रहने दें, ठीक है जी। इसको अभी हम नहीं हिलाते,
इसको अभी ना हिलाने की वजह भी ये कि अभी हमारे पास इसका इतना काम है नहीं, ठीक है जी। यहाँ पे 2 है, ये थोड़ा बोर्ड का इशू है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हम इसको आगे सॉल्व करने लगे हैं। अब आगे सॉल्व करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि जी आप क्या करें, 9 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। तो 9 जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9x के साथ 9x³ हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, 9 3 27 x², और ये 1 ऑब्वियसली इधर से मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है जी। अब फिर अगेन 27 और यहाँ पर आपके पास x आ गया। तो जी अब आपने गौर ये करना है कि स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर वाली टर्म के साथ, क्यूबिक टर्म को क्यूबिक टर्म के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ले जाके लिख देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है कि आपने इसको किस तरह करना है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम सारी स्क्वायर की टर्म को स्क्वायर की टर्म के सामने, और ये एक स्टेप को आसान बनाने के लिए, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी टर्म के साथ, जो है हमारे पास सबसे बड़ा जो कोफिशिएंट है हमारे पास क्या है, वो x³ है। तो 9x³ एज इट इज़ आपने उठा के लिख दिया। अगला टर्म क्या है, माइनस का 27 x², यहाँ से माइनस का 27 x² लिखें। अब ये देखें कि इस टर्म के अंदर, यानी इस पूरी इक्वेशन के अंदर कितने x के स्क्वायर हैं। एक तो ये रहा, ये हमने लिख दिया। दूसरा ये है 2x², ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये प्लस है। रिमेंबर यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये रिमेंबर कि आपने क्या करा, माइनस का 2x², यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे आके नेगेटिव करा दिया। अब आपने क्या देखना है, अब आपने x की टर्म्स को फाइंड करना है। इस जगह पे x की टर्म क्या है, प्लस का 27x एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या है, प्लस का 12x, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आके माइनस का 12x बाकी रह जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस का 9 एज इट इज़ छोड़ दो, यहाँ पे प्लस का 18 है, यहाँ पे आके माइनस का 18 हो जाएगा। और ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या है, 0 के बराबर होगी, क्योंकि अब हमारे पास हमने क्या करा, हम इस पूरी टर्म को उठा के यहाँ लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या बच गया, 0 बच गया। तो ये जो है पूरी टर्म, आप चाहें तो =0 यहाँ लिखें, या चाहें तो =0 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। मैं हमेशा यहाँ पे लिखूँगा ताकि आपको इस तरह देखने में आसानी हो, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, ठीक है जी। अब क्या है, ये =0 की फॉर्म में आ गया। अब करें क्या जी, सर अब करें ये कि x² को x² के साथ प्लस माइनस अगर हो रहा है तो कराएं x को x के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। उसके बाद हम जाएंगे अपने एक मेथड की तरफ जो आपको बताना ज़रूरी है आज के दिन में, ताकि आप लोग इसको ईज़िली सॉल्व कर सकें, ठीक है जी। तो उसको आपने किस तरह आप सॉल्व करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। 9x³ एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि इसका कोई साथी नहीं है, ना ये मल्टीप्लाई होगा, ना ये प्लस होगा, और ना ही ये माइनस होगा। देखिए प्लस का 27 और माइनस का 27, माइनस का 2, तो ऑब्वियसली माइनस का 29x², प्लस का 27, माइनस का 12। तो 27 में से जब आप 12 निकालेंगे कितने बचेंगे जी, भैया आपके पास बच गए जी 15, 15x। अब आपके पास क्या है, -9 और माइनस का 18, तो -9 और माइनस का 18 आपके पास कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। ये आपके पास बन गया -27 = 0, ठीक है जी। तो ये क्या है आपके पास, ये है 15x प्लस का, ठीक है जी, माइनस का 29x। अब जो है आपके पास क्यूबिक टर्म आ गई है। अब इसको आपने सिंथेटिक डिवीजन की तरफ जाना है, उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपना फर्दर सॉल्यूशन सेट निकालना है। बेसिकली ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है जी। पहले तो क्यूबिक टर्म, उसके बाद आपको सिंथेटिक डिवीज़न आनी चाहिए। अगर आपको सिंथेटिक डिवीज़न नहीं आती है तो आप बेसिकली इस क्यूब को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको भी सॉल्व करने के बाद रिमेंबर आपके पास एक स्क्वायर वैल्यू बचेगी, जो स्क्वायर वैल्यू को आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, जो कि एक बेसिकली नया कॉन्सेप्ट होगा अगर आपने इससे पहले 9th क्लास में नहीं पढ़ी। अच्छा जी, तो अब इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर आपके इस स्टेप में बेसिकली आप क्या करें, इस जगह का स्क्रीनशॉट लें, वहाँ पे आप मुझे रेड मार्क बनाएं, सर ये जो है कॉन्सेप्ट या ये जो लाइन है इसमें हमें मसला हो रहा है। और अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं, जिन सेशंस के अंदर रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या किसी भी क्लास का हो, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, वहाँ पे बेसिकली इन चीज़ों के बारे में प्रोफेसर जो है आपको गाइड करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे सवाल को फर्दर प्रोसीड करेंगे।
करना ये जी, अब इस इक्वेशन के अंदर आपने कोई एक ऐसी टर्म x की जगह पुट करनी है कि ये जो है जो पूरी इक्वेशन है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो चीज़ हम x की वैल्यू रखेंगे वो हमारे पास x की क्या है, हमारे पास वो बन जाएगा x की रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी जो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे वो हमारे पास x की जो है बेसिकली फैक्टर बन जाएगा और उस फैक्टर के ज़रिए हम आगे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली मैं क्या करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे इस स्टेप के बारे में इल्म है और तो मैं इसको डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। मैं डायरेक्टली पुट करूँगा इसमें x इक्वल्स टू 3, ठीक है जी। x इक्वल्स टू 3 जब पुट करूँगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये पूरी टर्म जो है यानी जो ये वाली पूरी टर्म है ये एग्जैक्टली ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। जब ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो जो x है वो मेरा फैक्टर है और उस फैक्टर के ज़रिए मैं सिंथेटिक डिवीज़न को परफॉर्म करूँगा, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, x की जगह हम 3 पुट करेंगे। तो जी x की जगह 3 पुट कर देंगे तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9x क्यूब है, इसका मतलब क्या होगा कि x की जगह जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब बनेगा। तो मैं काम करता हूँ 9 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ। देखें यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x का मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पे इसका क्यूब बना देते हैं, ठीक है। जो बेसिकली हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है कि जी होगा ये किस तरह, इसी तरह। तो इसका आंसर है 243। यहाँ पे मैं आप बंद करके लिख सकता हूँ 243। अगेन अब यहाँ पे यही काम करूँगा कि 29 यहाँ पे क्या करूँगा 3 का स्क्वायर, 29 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है जी। तो बेसिकली ये 29 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 261। अब रिमेंबर 15 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जब आपको 15 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम करेंगे तो वो 45 हो जाएगा। तो जी 45, अब यहाँ पे माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अब इन सारी टर्म्स को जो इनके साथ प्लस माइनस लगे हुए उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम ये चेक करेंगे कि आया ये इक्वेशन 0 के बराबर हो रही है, यानी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 के बराबर हो रही है या नहीं। तो लिखते हैं जी 243, फिर क्या है हमारे पास माइनस का 261, फिर क्या है हमारे प्लस का 45, ठीक है जी। फिर क्या है माइनस का 27। तो जी ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो कोई टर्म है वो हो गई कि 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब ये है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं लाइन लिख देता हूँ। सो x इक्वल्स टू 3 इज द फैक्टर, ठीक है जी। इज द रूट ऑफ इक्वेशन में लिखते हैं इज द फैक्टर, और रूट ऑफ इक्वेशन। ये करने के बाद जो है बेसिकली अब हमारी जो है सिंथेटिक डिवीज़न स्टार्ट होगी। तो सिंथेटिक डिवीज़न किस तरह होगी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीज़न, ठीक है जी। सिंथेटिक डिवीज़न किस तरह होती है, करना आपने ये है कि आपने सबसे पहले इस इक्वेशन की तरफ देखना है, इसको इग्नोर करें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहली टर्म क्या है, 9 है, 9 को लिखते हैं। कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखना, सही है। कोई भी वेरिएबल, जो इसे वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल नहीं लिखेंगे, बस साइन के साथ आप कांस्टेंट लिखेंगे। थोड़ा सा गैप दें, माइनस का 27, प्लस का 15 और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और माइनस का 27 ये लिख दिया जी। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक लाइन बनानी है, ठीक है जी। लाइन बना के यहाँ पे आप थोड़ा सा गैप देंगे, गैप देने के बाद आप इस तरह की एक लाइन और बनाएं। यहाँ पे आप लिख दें 3, क्योंकि ये 3 बेसिकली आपने रूट निकाली थी कि ये जो 3 है आपका इक्वेशन की रूट है। अब क्या करेंगे जी, होता ये है कि सिंथेटिक डिवीज़न के अंदर ये जो पहला टर्म होता है उसको एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। लाइन के नीचे आपने क्या करना है, एज इट इज़ लिख देना है। अब इस 3 को इस 9 से मल्टीप्लाई कराएं, तो जब आप 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 27 प्लस का आप क्या करें, यहाँ पे लिखें। अब क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का 2 बच जाएगा। ये करने के बाद दोबारा इस 3 को माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ माइनस का 6 आएगा। 15 माइनस 6 ऑब्वियसली 9 बच गया। अब क्या करा, 3 9 ज़ा 27, ये आपके पास प्लस का 27 आ गया। तो जी बेसिकली आपके पास हो गया यहाँ पे 0, ठीक है जी। तो इसको यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया, तो आपके पास बेसिकली क्या बच गया, 9
2 माइनस का 2 और 9। अब आपने क्या करना है कि एक चीज़ तो आपको पता थी कि ये है x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास फैक्टर था x प्लस 3, हमने क्या करा था, हमने अपने इक्वेशन के अंदर x इक्वल्स टू 3 पुट करा था। तो बेसिकली ये थी वहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आगे जो है इसमें नेगेटिव वो भी करना था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x प्लस 3 लिख दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9 है, अब क्या करें, क्योंकि क्यूब के लिए तो हमने एक रूट बना ली दिया, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, माइनस का 2x और प्लस का 9। अगर आप और करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रहेगा, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म को सॉल्व करेंगे। बेसिकली एक का हमारे पास x इक्वल्स टू 3 सोल्यूशन देंगे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 9x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 9 है, तो ये हमारे पास 3 आ रहा है। तो बेसिकली आप लोगों ने हम जो है अपनी 9th क्लास में इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करके बताने लगा हूँ। ये जो है आपको पेपर में काम आएगा, लेकिन रिमेंबर पेपर में आपको हमेशा सॉल्व करके दिखाना है। तो जी करना ये है कि आपने यहाँ से कैलकुलेटर में जाके मोड दबाना है, यहाँ से उसके बाद आप जाएंगे इक्वेशन पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 3 पर है, नंबर 3 दबा दिया। अब एक एक करके कांस्टेंट को पुट करेंगे। देखिए 9 है, 9 को रख दिया, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रख दिया। और अच्छा एक चीज़ और, ये इसको दोबारा से कर देते हैं। 9 है तो 9 रख दिया, माइनस का 2 रख दिया और यहाँ पे अगेन 9 रख दिया। तो जब आपने इसको देखें, ये आ रहा है आपके पास आयोटा की फॉर्म में। रिमेंबर कोई गलती हो रही है, 9 माइनस 2 और 9, एक सेकेंड इसको दोबारा पुट कर देते हैं, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है इसमें। तो 9 माइनस का 2 और फिर 9, ठीक है जी। तो ये आपके पास आयोटा की फॉर्म में बेसिकली होगा। इसमें कुछ और जो चीज़ फिलहाल हम भी समझते हैं ठीक है जी। हो ये रहा था कि हमारे पास ये क्या रही है, आयोटा की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है, तो हमारे पास आयोटा की फॉर्म यानी वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा, हमारे बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है कि जी एक्स वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन रिमेंबर कि हमने एक चीज़ निकाली है, वो एक्स इक्वल्स टू 3 हम पहले निकाल चुके हैं, जो हमारे पास बेसिकली एक रूट है। हमें पता है कि ये एक्स इक्वल्स टू 3 जो है हमारे पास जो है एक सॉलिड आंसर है। तो x इक्वल्स टू 3 हमारे पास जो है इसका आंसर होगा। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि x इक्वल्स टू 3 हमारे पास सॉल्यूशन का आंसर है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन थैंक यू, अल्लाह।